और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ सिंह जी को, अध्यक्ष सीएमडीसी। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम में उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब विकासशील जी, खनिज विभाग के सेक्रेटरी पी दयानंद जी, खनिज और भौमिकी विभाग के डायरेक्टर और सीएमडीसी के एमडी रजत बंसल जी, कार्यक्रम में उपस्थित एमएसटीसी से आए हुए अधिकारी, एसईसीएल से आए हुए अधिकारी जो कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर से आए हुए अधिकारी, आईएसएम धनबाद से आए हुए अधिकारी और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, माइनिंग विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथीगण, सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और आज ये एक अनूठी पहल है कि माइनिंग के सेक्टर पे ये काम चालू हुआ है और ये कॉन्क्लेव हो रहा है। आप सभी ने देखा कि पीछे क्या हुआ। खनन के क्षेत्र में 9 साल बाद ये ऐसा कॉन्क्लेव हमारे बीच में आया है, जिसमें आपने देखा एमओयू हुए, बाकी सारी चीजें आपने अपने सामने देखी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। तो आपको निश्चित रूप से इस बात को अब सब स्पष्ट होगा कि यह सरकार आगे काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ने वाली है। आज इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज यहां पर उपलब्ध हैं और मुख्यतः छत्तीसगढ़ की जो बात है कि टिन है, बॉक्साइट है, कोल है, लाइमस्टोन है, इस पर हम बात करते हैं और आयरन ओर पर 28 प्रकार में अदर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिस पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बार बार इस चीज पर बोल रहे थे। और मैं आपको इस चीज सीएमडीसी के चेयरमैन के रूप में एक बात बताना चाहूंगा कि क्रिटिकल मिनरल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में पुराने समय से भी सीएमडीसी काम करते आई है लगातार। टिन की खरीदी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि टिन की खरीदी सीएमडीसी मध्य प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के टाइम से और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट के कॉर्पोरेशन के टाइम से टिन की खरीदी करती है। और टिन आदिवासियों से आता है, जो वहां पर लोग रहते हैं बस्तर में। आपने मैप में देखा कि बस्तर का एक एरिया जहां टिन होता है और संभवतः 100% टिन जो भारत में उत्पादित होता है वो छत्तीसगढ़ में ही होता है और बस्तर में ही होता है। और टिन एक क्रिटिकल मिनरल है और उस क्रिटिकल मिनरल के काम के लिए हमारी सरकार, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वन संपदा की हम खरीदी करते हैं, धान की खरीदी करते हैं, कृषि उत्पादन की खरीदी करते हैं, दूध की खरीदी करते हैं, बट धातु की भी खरीदी करते हैं टिन की। और वो धातु की खरीदी आदिवासियों से आता है। वो धातु हमारे पास आता है, टिन सेंटरों में आता है। टिन सेंटर पे हम धातु कलेक्ट करते हैं और वो धातु कलेक्ट करके फिर आगे उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करके वो धातु को आगे दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 20 महीने में जो टिन की खरीदी 615 रुपए किलो में होती थी, आज वो टिन की खरीदी लगभग 1600 रुपए किलो में खरीदी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि 40 लाख रुपए प्रति माह अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है और ये आगे निरंतर आगे बढ़ेगा। टिन की खरीदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पहले वो चेयरमैन होते थे सीएमडीसी के, और उन्होंने एक पद्धति लाई कि लंदन मेटल एक्सचेंज के तहत जो टिन का रेट होता है, उस टिन के रेट के आधार के कैलकुलेशन पर वहां पर जो टिन कलेक्शन करते हैं उनको ये दिया जाता है। ये अभूतपूर्व उपलब्धि है और लगातार टिन की खरीदी आगे आगे बढ़ रही है। हम आज टिन के ही क्षेत्र में बैंकिंग का नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं। टिन की खरीदी कैसे कंप्यूटर के माध्यम से खरीदी जाए उसको देख रहे हैं। नए सेंटर कैसे किए जाए ये देख रहे हैं। और सुदूर नक्सली क्षेत्र में मैं अभी प्रवास करके आया, सुदूर नक्सली क्षेत्र में जो टिन के सेंटर बंद थे वो टिन के सेंटर फिर से चालू हो रहे हैं। ये उपलब्धि है इस सरकार की। धीरे धीरे बस्तर के क्षेत्र में कैसे वापस चीजें सामान्य होती जा रही हैं। और ऑनलाइन खाता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू की
महतारी वंदन योजना, जिससे हर महीने पैसा मिलता है, उसके कारण बैंकिंग डेंसिटी इतनी अंदर तक पहुंच गई कि हम भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एक व्यक्ति जो टिन लेके आता है बस्तर के बाजार पे और बाजार में टिन हमको बेचता है और बाजार हाट करके वापस जाता है, उसको भी ऑनलाइन पेमेंट करना है। और ऑनलाइन पेमेंट का जो मुख्य उद्देश्य था वो महतारी वंदन योजना था। वो महतारी वंदन योजना के कारण 100% बैंकिंग डेंसिटी है और बैंकिंग डेंसिटी के साथ हम पैसा दे रहे हैं। पर एक और उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा, जब टिन का हम प्रोसेसिंग करते हैं और टिन की प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसका स्लज या वेस्ट क्रिएट होता है 62 से 63% होता है, टिन के ओर को कैसराइट कहते हैं। और वो कैसराइट जो टिन का ओर होता है उसको जब करते हैं तो उससे एक और दो जो प्रोसेसिंग के बाद जो स्लज बचता है या बाय प्रोडक्ट बचता है या वेस्ट आप बोल लीजिए, तो जो वेस्ट बचता है उससे दो एलिमेंट जो है वो सीएमडीसी और राज्य सरकार ने खोजा उस एलिमेंट को। वो एलिमेंट नाइवियम और टेंटेनियम भी उसमें निकलता है बस्तर के टिन में। और नाइवियम टेंटियम मोस्ट रेयर अर्थ की कैटेगरी में आता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ उस रास्ते की तरफ, उस रेयर अर्थ की तरफ लगातार काम कर रहा है। हमारे बस्तर में कोलम्बाइट भी होता है जो न्यूक्लियर मिनरल है, और कोलम्बाइट की भी खरीदी पहले होती थी और इसी पद्धति से, जिस पद्धति से हम टिन खरीदते थे उसी पद्धति से कोलम्बाइट भी खरीदते थे। और पिछले बोर्ड में सीएमडीसी के ये निर्णय हुआ है और आगे उसकी पूरी प्रक्रिया हो रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब लगातार लगे हैं। एटॉमिक मिनरल में जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स में जो होगा कोलम्बाइट यूज होगा, वो छत्तीसगढ़ से जाएगा कोलम्बाइट। और कलेक्शन कहां से होगा? कलेक्शन नीचे से होगा। लगातार ये सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार का एक उपक्रम है मोइल, जो मैग्नीज के क्षेत्र में काम करता है। उनके साथ बलरामपुर में एक एमओयू के आधार पर अभी एक्सप्लोरेशन का काम चालू हो गया है। और मोइल के एक्सप्लोरेशन के साथ मैग्नीज के साथ साथ वहां पर जो ग्रेफाइट उपलब्ध होगा, वो ग्रेफाइट भी रेयर अर्थ मिनरल है और रेयर अर्थ मिनरल में ग्रेफाइट के भी क्षेत्र में आगे काम होगा। आपने अपने प्रेजेंटेशन में देखा कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल ग्रेफाइट से लेकर लिथियम से लेकर सारी चीजों पर लगातार काम किया जा रहा है। उसका भी एक्सप्लोरेशन चालू हो गया। हिंदुस्तान कॉपर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान कॉपर का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है छत्तीसगढ़ कॉपर। और वो छत्तीसगढ़ कॉपर ने 2 एक्सप्लोरेशन के यूनिट कॉपर के चालू कर दिए हैं। एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में कॉपर का भी यहाँ पर प्रोडक्शन, अगर एक्सप्लोरेशन सही हुआ तो कॉपर का भी प्रोडक्शन यहाँ पर चालू हो जाएगा। इस तरह सरकार अलग अलग चीजों पर इस लगातार काम कर रही है। आज जितने भी हमारे पर एमओयू यहाँ पर हुए हैं, सीआईएल के साथ है, कोल इंडिया के साथ एमओयू हुआ है। कोल इंडिया एक अग्रणी संस्था है कोयले के क्षेत्र में, और आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स में ये उपेक्षा रहेगी क्रिटिकल मिनरल्स में, क्योंकि आप सबको पता है कि क्रिटिकल मिनरल कोई प्रॉफिटेबल वेंचर वाला बहुत सारी चीजें नहीं होती। उसकी वॉल्यूम्स, उसकी क्वांटिटी, उसका सेल प्रोसीजर, वो बारी सारी चीजें डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। इसलिए आग्रह रहेगा कि कोल इंडिया आकर उसमें आगे अग्रणी भूमिका निभाए और इनके एक्सप्लोरेशन को लेकर, इनके काम को लेकर, इसमें कैसे बाई प्रोडक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, इस पर काम करने की अति आवश्यकता है। माननीय सेक्रेटरी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बात आपके बीच में रखी, रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इस पर भी काम करने की आवश्यकता, आप लोग सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं। और ई वेस्ट मैनेजमेंट की जो उन्होंने बात की, उस पर भी करने की आवश्यकता है। हमारे कोल इंडिया वाले बैठे हैं। एक और क्षेत्र है जिस पर काम किया जा सकता है, वो है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन के कुछ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और हमारे साइड पर भी कोल बेड मीथेन के प्रोजेक्टों पर काम करने की सीआईएल के साथ काम किया जा सकता है। आज इस पूरे समझौते को आप लोगों ने देखा कि पूरे समझौते के तहत जो माइनिंग के माध्यम से आगे चीजें बढ़ रही हैं, उससे राजस्व के साथ साथ रोजगार का भी सृजन हो रहा है। और रोजगार का सृजन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सृजन के लिए मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, आप अपना पीएफ और यूपीएफ को बराबर करके रखिए। अगर आप पीएफ और यूपीएफ को बराबर करके रखेंगे तभी वो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं पर कि कितना नया रोजगार का सृजन हुआ, कितने लोग पीएफ में जुड़े, कितने लोग ईपीएफ में जुड़े। तो आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो रखेंगे तब समझ में आएगा कि माइनिंग सेक्टर की कितनी कंपनियां हैं और उन कंपनियों में कितना रोजगार का सृजन हुआ। आप बहुत लोग को एम्प्लॉय करते हैं, बहुत लोग को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन माइनिंग में, क्योंकि माइनिंग की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मैकेनाइजेशन का, चाहे वो ट्रक चलाना हो, रिगर हो, चाहे आपका ब्लास्टर हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, और डाउनवर्ड इफेक्ट तक पूरा उसका होता है। पेट्रोल पंप से लेकर टायर दुकानों तक माइनिंग का सिस्टम आगे जाता है।
तो इस सारी चीजों के लिए पर आपसे यही आग्रह रहेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि माइनिंग से कितना रोजगार का सृजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड माइनिंग के स्किल ऑपरेशन सेंटर्स की भी योजना भविष्य में बन रही है, जिसमें आप लोगों को बना बुनाया ट्रेंड ऐसा व्यक्ति दिया जाएगा जो आपके सेक्टर में, जो 47 माइनिंग के सेक्टर हैं, उन सेक्टर पे काम किया जा सके। आज लगातार हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैल्यू एडिशन की तरफ काम कर रही है। डीएमएफ का तो आप लोगों ने सारी चीजों को देखा कि डीएमएफ और वैल्यू एडिशन में किस ढंग से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीएमडीसी के चेयरमैन के रूप में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी एक खदान होती थी आरी डोंगरी, जो खदान किसी भी कारण से बहुत दिन से, लंबे समय से बंद थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीएमडीसी के चेयरमैन बने, उनके नेतृत्व में उस खदान का पारदर्शिता से जो खदान में सामान था उसकी बोली हुई। पहले जिस रेट पे दिया गया था उस रेट को मैं कोट नहीं करना चाहता, बट एमएसटीसी के माध्यम से ओपन रेट पर क्लियर कट नीलामी की गई और अभूतपूर्व रेट पर सीएमडीसी को वो माल हमने बेचा उसको। और उसके बाद जब टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ तो टेंडरिंग का प्रोसेस भी स्पष्टता से टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ। जो प्रोसेस था उससे नीचे का प्रोसेस आया और बहुत सारे आप उद्योगपति लोग, हम लोग को भी संपर्क किए कि साहब इस रेट पे काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप ज्यादा पैसा दे रहे थे, सरकार कम पैसे में काम करवा ली। तो आज जो हम माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो पारदर्शिता से न्यूनतम दर पे माइनिंग का काम किया जा रहा है। सीएमडीसी के माध्यम से 5 बॉक्साइट की खदानों का टेंडरिंग का प्रोसेस लगातार अभी तक चल रहा है। उसमें वैल्यू एडिशन, पुराने खदानों को आगे बढ़ाना, इस तरह का सारा काम चल रहा है। सीएमडीसी की एक और संस्था है, एक प्राइवेट एक पार्टनरशिप है जिसको एनसीएल बोलते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सीएमडीसी का जॉइंट वेंचर, वो एनसीएल बोलता है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज को कि अभूतपूर्व समय में, रिकॉर्ड समय में, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी माइनिंग की टीम को, सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर साहब को, कि जो खदान जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 4 नंबर की खदान और 13 नंबर की खदान जो एनसीएल की खदानें थी, जिसमें वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेड का आयरन ओर है, उस खदान को हम जल्द ही इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम उसका संचालन चालू कर सके एनसीएल के माध्यम से। और ये रिकॉर्ड समय में हुआ है, जिस चीज को सब लोग भूल गए थे कि ऐसा हो भी सकता है करके, तो रिकॉर्ड समय में ये चीज हुआ है। इसके साथ साथ सीएमडीसी के पास जो कोल के ब्लॉक्स थे, वो सारे ब्लॉक्स की नीलामी, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। कुल मिलाकर जो ये बात थी कि छत्तीसगढ़ कैसे आगे चले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे चले। आप लोगों को आज स्टार रेटिंग्स का भी अभी मिलना है। सबसे आग्रह रहेगा कि जो 3 नंबर वाला है अगली बार 5 नंबर कैसे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग 5 नंबर में रहें, ये आग्रह रहेगा। ग्रीन माइनिंग, क्लीन माइनिंग की तरफ आप लोग चले। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत सारी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप लोग इस्तेमाल करें, ये आग्रह है। हाइड्रोजन के भी कुछ ट्रक्स, और अभी हाइड्रोजन के भी ट्रक्स यहाँ पर चालू हैं, हाइड्रोजन के ट्रक्स के भी तरह क्या काम किया जा सकता है, ये काम करें। प्रीशियस मिनरल के भी क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में भी लगातार ये सरकार काम चालू कर रही है। कोरंडम जो रूबी होता है और बेरिल जो होता है, जो छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम में होता है, उस पर भी जो खदान का संचालन नहीं हो रहा था, वो खदान का संचालन चालू हो गया है अभी आने वाले समय में। और मैं आपको खुशी के साथ इस चीज को बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ अगर ठीक रहा तो हीरे का जो खदान, जो डायमंड की खदान थी, उसमें एक सराईपाली में एनसीएल के काम के साथ चालू हो गया है, और आगे भी जो हीरे की गरियाबंद की खदान थी उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास चालू कर दिया है। ये पूरी माइनिंग की टीम ने प्रयास चालू कर दिया है, वो हीरे की खदान भी जल्द ही चालू होगी। यह डिपार्टमेंट लगातार, आप सबको पता है कि राजस्व अगर आएगा तो प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें खर्चा होगा। आप देख रहे थे कितना राजस्व बढ़ा है, पिछले 1 साल में 35% राजस्व बढ़ा है माइनिंग का राजस्व, ये पहले कभी नहीं हुआ। नेतृत्व जिनका है वो हमारे बीच में है, आप सब लोग उनका सुनना चाहते हैं। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माइनिंग की टीम को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि कम समय में आप ऐसा कार्यक्रम किए। ऐसे स्टेक होल्डर कार्यक्रम भविष्य में होते रहे, सबके साथ होते रहे, इसके लिए आप लोग को आग्रह करता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।